आपको आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को आपको इरेज करना है अपने लाइफ से। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको इरेज करते जाना है, उसको मिटाते जाना है, ना कि उस प्रॉब्लम के बहाने आपको जीना है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं प्रभु कुमार। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के हिंदी के तीसरे चैप्टर संपूर्ण क्रांति की, जिसके स्पीकर हैं जयप्रकाश नारायण। और यह संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। तो चलिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग का ड्यूटी बनता है कि सेशन को जितने भी स्टूडेंट ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा जो 12th एग्जाम की तैयारी करता हो वो एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए स्टूडेंट ग्रुप में, ताकि सेशन की शुरुआत हो सके। जल्दी कीजिए। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस संपूर्ण क्रांति के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जो यह भाषण 5 जून, यह भाषण कब? 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया हुआ था। कब? 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह भाषण दिया हुआ है। यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। गांधी मैदान पटना है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए हुए थे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर के जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उस वक्ता के बारे में यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वे कहाँ के रहने वाले थे। तो इनका जन्म, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका निधन यानी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। इनका निवास स्थान सीताब दियारा है, जो कि एक गांव है। इनके माता का नाम क्या है? फूल रानी। ये भी याद रखेंगे। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल, एग्जाम में भी आ सकता है। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षु दयाल। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। अब हम लोग कहानी की सारांश शुरू करेंगे, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखें, और सेशन को देखने के बाद आप इस चैप्टर को बड़ी भली भांति समझ जाएंगे। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। तो सेशन में बने रहिए। तो चलिए इस चैप्टर के सारांश शुरू करते हैं। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2024 में होने वाले एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा हिंदी और इंग्लिश में नंबर ला सके। हिंदी की क्लास अभी चल रही है, इसके बाद जैसे ही हिंदी समाप्त होगी मैं इंग्लिश से क्लास शुरू कर दूंगा। तो चलिए इस चैप्टर की सारांश की ओर चलते हैं। यह जो चैप्टर संपूर्ण क्रांति है, एक भाषण है, एक भाषण का अंश है। क्या है? एक भाषण का अंश है। और इस भाषण को किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिए गए उस भाषण का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा है। पूरी भाषण नहीं है, उस भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा अंश है। क्लियर? संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना में
प्रकाशित है। अगर पूरी भाषण को आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना में यह प्रकाशित है, आप पढ़ सकते हैं पूरी भाषण। यह तो एक भाषण का अंश है, एक भाषण का टुकड़ा है। क्या? संपूर्ण क्रांति। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब इन्होंने भाषण शुरू किया ना, तो कुछ होता ना है, कुछ ऐसे नेता है जो आते हैं और ऐसे ऐसे झूठ बोलने लगते हैं कि जनता समझती है कि हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, और वहां से जनता उठकर जाने लगती है। लेकिन नहीं, जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया, इनकी भाषण को लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक मन लगाकर सभी ने सुना। ऐसे थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जिनको सारे लोग पसंद करते थे, खासकर युवा वर्ग। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। जब भाषण समाप्त हुई तो सभी लोगों के दिल में क्रांतिकारी की ज्वाला धधक उठी कि नहीं, हमें जो हक मिला है वो हक को लेना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पटना के गांधी मैदान में फिर न ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भाषण इस तरह का हुआ कि बहुत सारे लोग वहां पे जमा हुए थे, बहुत सारे लोग। इतना भीड़ लगी थी वहां पे, इतनी भीड़ लगी थी कि मानो पूरा देश उठकर चला आया हो। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह भीड़ लगी थी कि आने वाले समय में कभी नहीं लग पाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। और न ऐसा भाषण होगा आने वाले समय में। अपने भाषण के शुरुआत में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करने होंगे। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने खासकर युवाओं की तरफ ज्यादा संकेत दिया हुआ है। और मैं एक बात और बता दूं, जब यह आंदोलन छिड़ा और आंदोलन शुरुआत होने से पहले खासकर युवा वर्ग इनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप आइए और इस आंदोलन की शुरुआत आपसे होनी चाहिए, आप इसके नेता बनिए। और उस समय जयप्रकाश नारायण जी बीमार थे और उस बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने आप से नहीं हारा और इस आंदोलन की शुरुआत की, खासकर युवाओं के लिए। तो इन्होंने युवाओं को संकेत करते हुए कहा कि स्वराज तो हमें मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करना होगा, हमें आगे अपने संघर्ष को जारी रखना होगा ताकि हमें जो हक मिलना चाहिए वो मिल सके। भाषण के क्रम में, भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, अगर सुशासन चाहिए तो इसके लिए जनता को और दूर जाना होगा, इतना ही से काम चलने वाला नहीं है, इतना से काम नहीं चलेगा। कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं, इसमें क्या करना होगा? मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, आपको त्याग भी करना पड़ेगा। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। जेपी जी कहते हैं कि हमें अपने समाज से भूख को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें लड़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए आंदोलन भी करना होगा, जिसके लिए जनता को तैयार होना होगा। और जब आंदोलन करना है तो इसमें जनता की सहभागी तो बनती है, विदाउट पब्लिक कुछ होगा नहीं होगा। तो जब भी आंदोलन करना है उसके लिए पब्लिक चाहिए, जनता चाहिए, और जनता के लिए तो ये लड़ाई हो रही थी।
आगे है, आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार हूं, और उन्होंने युवाओं की तरफ संकेत किया और कहा कि आप लोग आगे आइए और आप लोग इस आंदोलन को लीड कीजिए, नेतृत्व कीजिए। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। फिर मैं आपसे कह दूं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हिंदी और इंग्लिश का सेशन आपको रोज मिलेगा। अभी तो हिंदी क्लास चल रही है, आगे मैं इंग्लिश का दूंगा। अब की बार हिंदी और इंग्लिश में 90 पार लाना है, 90 पार लाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधे पर ले लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि आंदोलन के समय, जब आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, उस समय जयप्रकाश नारायण जी बीमार थे, लेकिन लोगों ने इतना आग्रह किया कि नहीं, आप आगे आइए और आप ही क्या कीजिए, इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, लीड कीजिए, आगे आप ही बढ़ाइए। और बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने इस आंदोलन का दायित्व अपने कंधों पर लिया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन किया। उन्होंने समिति का गठन किया। इसके लिए समिति चाहिए, तो उन्होंने समिति का गठन किया। किसने समिति का गठन किया? जन संघर्ष समिति का जयप्रकाश नारायण जी ने। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही है, और जेपी जी अपने भाषण में अमेरिका के भी चर्चा की है। जब वे अमेरिका पढ़ने गए थे, उस समय की बात कह रहे हैं। अमेरिका में वह मजदूरी कर पढ़ते थे। अमेरिका में वह मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो पढ़ाई को वहीं पे स्थगित कर देता है। ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम को आपको इरेज करना है अपने लाइफ से। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको इरेज करते जाना है, उसको मिटाते जाना है, ना कि उस प्रॉब्लम के बहाने आपको जीना है। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि जब उनकी पढ़ाई अमेरिका में चल रही थी तो वे मजदूरी कर करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। क्या बन गए? घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना उस समय किसका था? लेनिन का था। किसका था? लेनिन का। यहां पर जमाना होगा। जमाना किसका था? लेनिन का था। आगे बढ़ते हैं। अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। लेनिन के मरने के बाद घोर मार्क्सवादी बन गए। जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो वे मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। अमेरिका से जब वो पढ़ाई कर लौटे तो वे कांग्रेस पार्टी में क्या हो गए? शामिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। उनका मानना था कि नहीं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जाऊंगा। और इसका कारण क्या माना? देश की गुलामी माना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। जब इन्होंने आंदोलन शुरुआत की तो कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को असफल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, फिर भी वह असफल नहीं हुआ। देखिए क्या क्या तरीके अपनाए। लोगों को ट्रेन से उतार दिया गया। जो लोग ट्रेन में बैठे थे उस ट्रेन से उतार दिया गया। उन पर लाठियां चलाई गई। लोगों पर लाठियां चलाई गई। जेपी ने इस लोकतंत्र पर कलंक माना। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। जब लोकतंत्र की पिटाई होगी तो लोकतंत्र के
लोकतंत्र का यह कलंक ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगी। और इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। वह उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो लोकतंत्र के लिए कलंक है, वह दुश्मन भी है। जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, जो व्यक्ति, जो पार्टी शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, अड़चन डालते हैं, वो लोग क्या है? देश का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है। वे इंदिरा जी की भी चर्चा करते हैं अपने भाषण में, इंदिरा जी की भी चर्चा करते हैं। आगे देखिए, उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उन गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांतों में से है। यानी जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि हम लोगों का लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से है। इससे है, उनका जो गलत रणनीति जो चल रहा है उनसे है, उनके गलत सिद्धांतों से है। उनका सिद्धांत सही नहीं है, उस सिद्धांत से हम लोग की लड़ाई है, उनके गलत कार्यों से है। और जो गलत वो कार्य कर रहे हैं, उन गलत कार्यों से हम लोग की लड़ाई है। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। जब ये भाषण दे रहे थे तो महात्मा गांधी यानी बापू के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में इनकी प्रशंसा करते हैं अपने भाषण के दौरान। वे गांधी जी का विरोध भी करते थे क्योंकि वह घोर कम्युनिस्ट जो थे। कभी कभी वे गांधी जी की विरोध भी किया करते थे क्योंकि कम्युनिस्ट थे। नेहरू जी को वह भाई कहा करते थे। अब यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है जयप्रकाश नारायण जी नेहरू जी को क्या कहा करते थे, तो इसका आंसर क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। अपने भाषण में भी नेहरू की विदेश नीति के विरुद्ध चर्चा करते हैं और अपने भाषण में नेहरू की जो विदेश नीति जो था उनके बारे में क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आगे बताते हैं राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी से कोई विवाद उनसे नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की गई है और भाषण के क्रम में दल विहीन लोकतंत्र जो है उसकी चर्चा उन्होंने की है। जो दल से अलग अलग रहता है उनका भी चर्चा किया हुआ है। लेकिन जेपी आंदोलन में दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा नहीं करना चाहते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपने भाषण में चर्चा किया। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। वे कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं जनता के भावना के विरुद्ध जाऊं। वे हमेशा जनता के साथ रहना चाहते थे, जनता की मांग को पूरा करना चाहते थे अपने भाषण के द्वारा। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है। किसी चर्चा की है? मार्क्सवाद की। साम्यवाद एवं दल विहीन एवं राज विहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की। राज विहीन समाज में संबंधों की चर्चा की है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। वे चाहते थे कि देश में बदलाव आए, समाज में बदलाव आए। जब तक समाज में सुधार नहीं आएगा, जब तक देश नहीं सुधरेगा। और देश में सुधार चाहिए, या आर्थिक स्थिति हो या नैतिक बदलाव हो, वह हर हाल में या देश में जो बदलाव आने चाहिए वो चाहते थे। कौन चाहते थे? जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए, इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जन संघर्ष समितियों की
भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जो जन संघर्ष समिति ने योगदान दिया, उनके बारे में इन्होंने अपने भाषण में चर्चा किया हुआ था कि भाई जन संघर्ष समिति ने कितना हमें सहयोग किया। उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। उनके अनुसार उनका मानना था कि दल विहीन संघर्ष समिति जो है वह विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। और साथ में बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा, वे चाहेंगे जिस तरह से वो चला सके। जनप्रतिनिधि निरंकुश ना हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। और वे चाहते जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मतलब क्या, लोगों द्वारा चुना हुआ जो नेता है लोगों द्वारा चुना जाता है। तो वे चाहते थे कि जो जन समिति है, जिनके द्वारा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, उन पर वह ध्यान रखेगा। क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। यह संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कार्य करेगी और यह संघर्ष समिति अपना कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। और साथ में बताते हैं जो समिति है वह केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए भी कार्य करेगी, यानी संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। यह है आपका संपूर्ण क्रांति का सारांश। अगर एग्जाम में पूछता है तो हमने जिस तरह से आपको बताया है आप उसे लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, नोटबुक लीजिए और सारे जो हमने सारांश जो पढ़ाया है आप उसे नोट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखिए। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।